वेलकम टू अनदर वीडियो। ये दूसरा वीडियो है किसका, एस इनहिबिटर्स, एआरबीज एंड अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एज ए ड्रग्स फॉर द हार्ट फेल्यूर। ठीक है जी। पहले वीडियो में हमने क्या किया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया था और ये वो कैसे हेल्पफुल होती हैं इन द कार्डियक फेल्यूर में। आज हम इनको पढ़ेंगे ये कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। अब अगर एस इनहिबिटर की पहले बात करें हम, तो एस इनहिबिटर में ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं जो प्रिल वाली ड्रग होती हैं। लेट्स सपोज कैप्टोप्रिल, ठीक है, एनालिप्रिल, लेसिनोप्रिल, ठीक है जी। ये होती हैं प्रिल वाली ड्रग्स। ये हमने सारी ड्रग्स जो है एंटी हाइपरटेंसिव में बता के रखी हुई हैं, वो आप उधर से याद कर लें। बस इसमें कैप्टोप्रिल आप याद रख लें, बाकी सारी भी ड्रग्स आप बुक से याद कर लें। ठीक है। अब इनका हम देखते हैं थेरापेटिक यूज़ क्या है। ठीक है, अगर थेरापेटिक यूज़ की हम बात करें तो ये क्या किस में यूज़ होती हैं, ये हार्ट फेलियर में यूज़ होती हैं, बट एट ऑल स्टेजेस। ठीक है, ऑल स्टेजेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में ये यूज़ होती हैं। ठीक है, किसी भी स्टेज पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में हम ये इनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये अच्छी ड्रग्स हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा ये उन पेशेंट्स में भी यूज़ होती हैं जो सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक हो या सिम्टोमेटिक हो विद द हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब फॉर पेशेंट्स विथ एसिम्टोमेटिक, मतलब सिम्टम अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक हार्ट फेल्यूर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, ये सिस्टोलिक फेल्यूर भी कहलाता है, ये हमने पहले आपको बता के रखा हुआ है। ठीक है, उनमें ये यूज़ होती हैं। ठीक है, और एज एंटी हाइपरटेंसिव भी ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ वीडियो तो आप वो एंटी हाइपरटेंसिव वाली प्ले लिस्ट में जाएँ, उधर देखें। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स यूज़ होती हैं। और उसके अलावा इनका डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी यूज़ होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी यूज़ होता है। अब मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ। अब देखें क्या होता है कि बेसिकली ये क्या है, ये एफरंट आर्टीरियोल्स हैं, ये क्या है, इफरंट आर्टीरियोल्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, और इधर बोमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है जी, ये होता है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, ये एफरंट आर्टीरियल और इफरंट आर्टीरियल। अब बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 एक आर्टीरियल कंस्ट्रक्टर है। वो जो इफरंट आर्टीरियल्स होती हैं उधर इनके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, किसके, एंजियोटेंसिन 2 के। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 के ये रिसेप्टर्स इधर मौजूद होते हैं, और जब ये इधर काम करता है तो इनको कंस्ट्रक्ट करवाता है, और पीछे क्या होता है, ग्लोमेरुलर में हमारा प्रेशर डेवलप होता है, तो जीएफआर और ज़्यादा बढ़ता है। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या हो जाता है कि जीएफआर का प्रेशर बढ़ जाता है, और उसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और जो फ्लूइड होता है वो जीएफआर बाहर भी बढ़ता है इधर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, और जो इधर जो स्पेस होता है, इधर मेसेंजियल सेल्स होते हैं। ठीक है, मेसेंजियल सेल्स, ये इधर भी फ्लूइड लीक आउट होता है, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हम कहते हैं। ठीक है, ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट में होते हैं। अब क्या करेंगे हम, जब ये देखें एआरबीज तो क्या होगी, एंजियोटेंसिन 2 की लेवल कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगी तो इधर जो इफरंट आर्टीरियोल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। जब वो डायलेट हो जाएंगी तो इधर जो प्रेशर है, ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन है, वो कम हो जाएगा। मतलब ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन मतलब कि ग्लोमेरुलर्स जो है उसमें प्रेशर जो है ज़्यादा हो गया है। अब वो कम होगा तो ये फ्लूइड जो है बाहर लीक आउट नहीं होगा, जीएफआर भी नहीं बढ़ेगा इतना, और मेसेंजियल सेल इधर मतलब स्पेस में भी ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ये इनको फ़ायदेमंद होगा डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। ठीक है जी। अब अगर इनकी हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें किनकी, एस इनहिबिटर्स की, तो क्या है इनमें, ऑल ड्रग्स क्या होती हैं, प्रो ड्रग्स होती हैं। ठीक है, प्रो ड्रग्स हैं ये, एक्सेप्ट, ठीक है, ये आपको अब याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लेसिनोप्रिल। ठीक है, ये मैंने एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स उसमें ये बता के रखा हुआ है आपको। और दूसरी बात ये कि ये खाना खाने से पहले लेनी चाहिए। ठीक है, शुड बी टेक ऑन द एम्प्टी स्टमक पे ये लेनी चाहिए, फार्माकोकाइनेटिक है ये। और उसके अलावा जो एस इनहिबिटर्स होती हैं वो सारी जो होती हैं एलिमिनेट किडनी से होती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, अब इसमें भी आपको एक्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, जिसमें है फेसिनोप्रिल वो फीसिस से भी रिमूव होती है। ठीक है, आल्सो किडनी से भी होती है बट फीसिस से भी होती है। और उसके अलावा अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इनकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट पहले भी आपको पता है कि ये कैप्टोप्रिल से याद करनी पड़ती है, कैप्टोप्रिल से। ठीक है, कैप्टोप्रिल। ठीक है, अब देखें इसमें कैसे साइड इफ़ेक्ट है। अब सी से क्या है, कफ, जो ड्राई कफ होती है। अब ये क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इंक्रीज लेवल ऑफ द ब्रेडिकाइनिन। ठीक है,
क्योंकि ऐसे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है उसको हम इनहिबिट करें तो ब्रेडिकाइनिन की लेवल इंक्रीज होंगी तो कफ प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा एंजियोएडिमा, उसके अलावा क्या होता है, पी से दो चीज़ें हैं, एक तो मतलब प्रोड्रग भी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप इससे याद रखें, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड द लेसिनोप्रिल। और उसके अलावा साइड इफेक्ट कौन सा होता है पी से, प्रोटोन्यूरिया। ओके जी। टी से क्या है, टेस्ट चेंज। ओ से क्या है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, पी से क्या है, प्रेगनेंसी, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में मतलब क्या है, ये कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। और आर से क्या है, रेशेस भी हैं। इंक्रीज, आई से इंक्रीज है, ठीक है। इंक्रीज क्या होगी, इंक्रीज एक तो पोटाशियम लेवल होगी, क्योंकि हम अल्डोस्टेरोन को मतलब अल्डोस्टेरोन की लेवल कम होगी, जब अल्डोस्टेरोन की लेवल कम होगी तो पोटाशियम क्या होगी, सीक्रेट नहीं होगी, तो पोटाशियम एक्यूमुलेट हो जाएगी बॉडी में और हाइपरकैलेमिया हो सकती है। और उसके अलावा क्या होगी, रेनिन होगी इंक्रीज, ठीक है। अब पोटाशियम लेवल इंक्रीज है मतलब कि अगर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है तो उसमें हम ये नहीं देंगे तो ये कंट्राइंडिकेटेड हो जाएगी। उसके अलावा एल क्या है, लो क्या होगी, एंजियोटेंसिन 2, ये मैकेनिज्म है। और लो क्या होगी, अल्डोस्टेरोन होगी, ठीक है, ये भी मैकेनिज्म है। अब ये जो है ना दोनों कफ एंड एंजियोएडिमा ये टिपिकली होती हैं एस इनहिबिटर्स में। अब अगर हम किसी पेशेंट को एस इनहिबिटर देने आ रहे हो उसमें कफ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, प्रेसिडेंट ट्राई कफ प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उन पेशेंट्स को क्या एस इनहिबिटर्स से हटा के ARBs पे रखेंगे। अब ARBs पढ़ते हैं हम, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब ये कैसे काम करती हैं, बेसिकली ये क्या करती हैं कि जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एंजियोटेंसिन टाइप 1 वाले रिसेप्टर्स, टाइप 1 वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं और एंजियोटेंसिन 2 अपना एक्शन नहीं कर पाता है। जब एंजियोटेंसिन 2 अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा तो वही इफेक्ट होंगे जो हमने प्रीवियसली पढ़े थे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने। एंजियोटेंसिन 2 जब काम करेगा तो क्या क्या होगा, वीनोडाइलेशन कम होगा तो वीनोडाइलेशन होगी। इधर तो कम नहीं है बट इसका इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक है, तो वीनोडाइलेशन हो गया, आर्टेरियोडाइलेशन, एल्डोस्टेरोन, तो सारा सेम ही मैकेनिज्म होगा, ठीक है जी। अब उसके अलावा क्या है, ये तो हो गया, बट इसमें क्या होता है कि जो ब्रेडिकाइनिन लेवल है वो इंक्रीज नहीं होती, ब्रेडिकाइनिन को इफेक्ट नहीं करता। जब ब्रेडिकाइनिन को इफेक्ट नहीं करता तो हमारा जो कफ है ड्राई एंड द एंजियोएडिमा वाले जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होते। और ये इसलिए हम उन पेशेंट में देंगे जो अगर एस इनहिबिटर से कफ ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है वो हो रही है तो हम उनको इस पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब इनमें जो ड्रग्स हैं वो सर्टेन वाली होती हैं जिनमें सर्टेन लास्ट में आता है, जैसे कि लो सर्टेन, वाल सर्टेन, कैंडी सर्टेन, ठीक है, ओमली सर्टेन, ये ड्रग्स जो है ना ये सर्टेन वाली सारी इसमें आती हैं। अगर हम इनका यूज़ की बात करें, थेरापेटिक यूज़ क्या है इनका, थेरापेटिक यूज़ की बात करें, अब थेरापेटिक यूज़ में क्या है कि ये हार्ट फेलियर में यूज़ होती हैं, ठीक है, एंड मेनली एज अ सब्सटीट्यूट इन पेशेंट्स हु कैन नॉट टॉलरेट एस इनहिबिटर्स ड्यू टू कफ और एंजियोएडिमा। अब मैंने आपको पहले बता क्या अगर पेशेंट को एंजियोएडिमा या कफ हो रही है तो उनमें हम, अगर पेशेंट हार्ट फेलियर का है तो उनमें हम देंगे ये, ठीक है जी। उसके अलावा इनके अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो क्या है कि ARBs क्या हैं, ओरली एक्टिव ड्रग हैं, ओरली एक्टिव हैं। अब एस इनहिबिटर में क्या है, प्रोड्रग्स हैं तकरीबन एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लेसिनोप्रिल, और इनका जो डोज होता है वो वंस इन डे होता है, एक्सेप्ट वालसर्टेन, ठीक है। वालसर्टेन का जो डोज है वो क्या है, वालसर्टेन उसका डोज ट्वाइस है, ठीक है। और उसके अलावा जो लो सर्टेन होती है, लो सर्टेन का जो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, तो इसकी मतलब क्या होगी, बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। अब साइड इफेक्ट की अगर हम इनकी बात करें तो साइड इफेक्ट सारे वही होंगे एक्सेप्ट कफ एंड दी एंजियोएडिमा। साइड इफेक्ट मतलब सेम एज एस इनहिबिटर्स एक्सेप्ट कफ एंड एंजियोएडिमा। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है जी, ये हो गया। अब उसके अलावा अगर हम बात करें एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, किन की, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब इसमें जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन है, स्पाइरोनोलेक्टोन एंड
एप्लीरोनोन, ठीक है, एप्लीरोनोन। अब ये क्या होती हैं, इनको एज हम डायूरेटिक भी यूज़ करते हैं, एज अ पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ठीक है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, क्योंकि ये पोटाशियम को एक्सक्रीट, क्योंकि देखें ना, अब अल्डोस्टेरोन है, अल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है कि वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है और पोटाशियम को सीक्रेट करता है इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इन द लेट डिस्टल कन्वॉल्यूट ट्यूब्यूल। बट अगर हम अल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी और पोटाशियम की सीक्रेशन कम होगी। जब पोटाशियम की सीक्रेशन कम होगी तो पोटाशियम बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, ठीक है। और इन द कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हम ये कैसे देते हैं कि एट द लो डोजेस, ठीक है, लो डोजेज पे इन द कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ये क्या करती हैं, मोर्टेलिटी को रिड्यूस करती हैं, रिड्यूस मोर्टेलिटी, ठीक है। और उसके अलावा क्या करती हैं, अब अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर रही हैं तो ये रिड्यूस पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग को भी रिड्यूस करती हैं, ठीक है, क्योंकि अल्डोस्टेरोन इन्वॉल्व है पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग में। उसके अलावा अगर हम स्पायरोनोलेक्टोन की बात करें, स्पायरोनोलेक्टोन की बात करें तो इसको जो है ना, एफिनिटी आल्सो हैव द एफिनिटी फॉर द एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स के लिए भी इसको एफिनिटी है और उनके साथ अटैच हो सकता है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दिखा सकता है। तो इसलिए इनमें जो है ना साइड इफेक्ट डेवलप होते हैं रिगार्डिंग द एंड्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन अटैच होने की वजह से। कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, गायनेकोमेस्टिया हो सकती है, गायनेकोमेस्टिया हो सकती है, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया मतलब क्या है कि इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इन द मेल्स में जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो इनलार्ज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। और या फीमेल में क्या हो सकता है कि डिस्मेनोरिया हो सकती है, डिस्मेनोरिया। अब डिस्मेनोरिया मतलब क्या है, पेनफुल पीरियड्स, ठीक है। ये स्पायरोनोलेक्टोन की साइड इफेक्ट्स हैं ये, ठीक है। अब इंडिकेटेड किस में हो सकती हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, इनका यूज़ क्या है स्पायरोनोलेक्टोन का, इंडिकेशंस, ये इंडिकेशंस इन पेशेंट्स विथ सिम्प्टोमेटिक हार्ट फेल्यूर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, और अगर हार्ट फेल्यूर है विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन एंड उसको रिसेंट एमआई हुई है, ठीक है, रिसेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुई है। मतलब देखें ना, रिसेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुई है मतलब कि उसमें कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, उसके जैसे क्या है कि मतलब कोई टुकड़ा जो है ना वो इन्फाक्ट हो गया है, ठीक है, उसका डेथ हो गई है, ठीक है, कार्डिक टिश्यू की, ठीक है, वेंट्रिकल टिश्यू की, और उसके बाद उसको हार्ट फेल्यूर हो गई है। क्योंकि जब ये हमने पढ़ा था ना कि सिस्टोलिक फेलियर जो होगा वो तब होता है कि जब हमारा कोई टिश्यू इस्कीमिक हो जाता है और उसके जैसे वो इन्फाक्ट हो जाता है तो कंट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो सिस्टोलिक फेलियर होगा। और सिस्टोलिक फेलियर को हम हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो जब हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया है और रिसेंट एमआई की वजह से वो हुआ है तो उनमें भी हम ये दे सकते हैं, ठीक है। अब इधर जो है हमारी ये तीनों ड्रग्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ARBs एंड द अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये तीनों खत्म हो गई और उनका यूज़ एज इन द हार्ट फेलियर में भी हमने पढ़ लिया, और वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, उनका साइड इफेक्ट क्या है, उनका यूसेज कैसे होता है, वो हमने कर लिया, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उनमें दूसरी ड्रग्स करेंगे और उनका यूसेज करेंगे इन द हार्ट फेलियर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।